नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ सानिध्य में चातुर्मासिक गतिविधियों को पर्युषण के पश्चात जारी रखते हुए आज धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, इस भव में यदि धर्म कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तप त्याग करेंगे तो निश्चय ही आने वाले भाव में सभी प्रकार के सुख एवं आध्यात्मिक संस्कारों की प्राप्ति होगी। मन के भ्रम को समता रस का पान करवाओ, पाप वृत्तियों को त्याग कर आध्यात्मिक साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का पराक्रम करके मानव भव को सार्थक करना चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, अगर जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें सत्संग रूपी तीर्थ अवश्य करना चाहिए और जीवन को मर्यादित रखना होगा। विनय, विवेक, विराग, वीतराग, विराम, इन चारों शब्दों का चिंतन करना होगा। धर्म का मूल विनय है, सम्यक आचरण का नाम विवेक और सांसारिक नश्वर चीजों के प्रति विराग का भाव आ जाए तो संसार से विराम प्राप्त कर सकेंगे। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि ज्ञान का अभिमान आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है। मान हमारे ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनता है, क्योंकि आगम का कथन है, अड़ियल वृत्ति वाले, क्रोधी, अभिमानी, रोगी और प्रमादी को शिक्षा के अयोग्य पात्र माना गया है। अतः धर्म के मूल विनय का सिंचन करने के पश्चात ही ज्ञान, ज्ञान से विवेक और विवेक से मोक्ष द्वार खोल सकते हैं। श्री पुष्पवती गौशाला सारण के संरक्षक श्रीमान गणपत सिंह जी सिंघवी गौचारे हेतु श्री संघ के साथ विशेष प्रयास कर रहे हैं। सज्जन मेहता के 11 दिवसीय उपवास की संपूर्ति के उपलक्ष्य में सुशील कुमार मेहता परिवार ने गौचारे के लिए आर्थिक सहयोग किया। आज का आयंबिल तारा जी मुथाके है। संघ महामंत्री श्री अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि पूज्य महास्ति वृंद की प्रेरणा एवं जामट परिवार के सौजन्य से तीर्थंकर महावीर खुली पुस्तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञान पिपासु अपनी प्रति श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में विराजित महासती वृंद से प्राप्त कर लें। उपाध्यक्ष राजीव चौरड़िया ने आज तपस्या के प्रत्याख्यान करने वालों की अनुमोदना की एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीकर जिले के श्री माधोपुर में पदस्थापित रहे थानाधिकारी इंस्पेक्टर करण सिंह खंगारोत का पॉलिसी के तहत स्थानांतरण होने पर शहर वासियों ने उन्हें दूल्हे की तरह सजाकर साफा एवं कोट पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस निकाला। राजस्थान पुलिस के बेस्ट अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले इंस्पेक्टर करण सिंह खंगारोत को आमजन सहित पुलिस जवानों ने आंख का तारा मानकर एक ऐतिहासिक विदाई पार्टी दी। इस अवसर पर उन्हें कंधों पर बैठाकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वागत सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के निवर्तमान थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत को दी गई शानदार विदाई पार्टी की सब जगह चर्चा सुनने को मिल रही है। शहर वासियों ने कई जगह स्वागत कर फूल मालाओं से लादा, जवानों ने कंधों पर बैठाया, 25 किलो की माला से किया स्वागत, घोड़ी पर बैठा कर डीजे के साथ दी विदाई। पुलिस थाने से जालपाली तक निकला विदाई जुलूस, जवानों सहित कई लोगों ने लगाए डीजे पर विदाई के दौरान ठुमके। पहली बार हुई थानाधिकारी की ऐतिहासिक विदाई। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी अधिकारी को एक जिले में 4 साल से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रखा जाता है। इसलिए उक्त पॉलिसी की वजह से खंगारोत का जयपुर रेंज के दौसा जिले में स्थानांतरण हुआ है। पॉलिसी की बाध्यता नहीं होती तो शहरवासी उन्हें जाने भी नहीं देते। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि झूठी एफआईआर करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं आगे भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 में अलवर में नाबालिग विमंदित बालिका से गैंगरेप का मामला बताकर पूरे देश के मीडिया ने राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया, परंतु उस मामले की जांच में सामने आया है कि यह एक सड़क दुर्घटना का मामला था। यह मामला सीबीआई को भी जांच के लिए भेजा था, लेकिन सीबीआई ने इस केस की जांच तक अपने पास नहीं ली। हमारी सरकार की राय है कि चाहे कुछ झूठी एफआईआर भी क्यों नहीं हो रही हो, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों एवं फरियादियों को एक संबल मिला है।
वे बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत देकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत करीब 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मात्र 28.6% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 26.5% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत 9.6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 31.7% है। आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 35.1% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य चिंता का विषय यह भी है कि यौन अपराधों के करीब 90% मामलों में आरोपी एवं पीड़ित दोनों एक दूसरे के पूर्व परिचित, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी इत्यादि होते हैं। यानी यौन अपराधों में परिचित लोग ही भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर कुकृत्य करते हैं। हम सभी को इस बिंदु पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि इस सामाजिक पतन को किस प्रकार रोका जाए। एनसीआरबी के आंकड़ों का गलत पेश कर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बाद राजस्थान को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य वर्ष 2019 व 2021 के बीच आंकड़ों की तुलना करना उचित होगा, क्योंकि वर्ष 2020 में लॉकडाउन रहा। राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद वर्ष 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। वहीं गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% एवं मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ्स गुजरात में हुई हैं। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। गहलोत ने कहा कि अनिवार्य पंजीकरण नीति का ही परिणाम है कि वर्ष 2017-18 में 33% एफआईआर कोर्ट के माध्यम से सीआरपीसी 156(3) के तहत इस्तगासे द्वारा दर्ज होती थीं, परंतु अब यह संख्या सिर्फ 13% रह गई है। इनमें भी अधिकांश सीधे कोर्ट में जाने वाले मुकदमों की शिकायतें ही होती हैं। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि वर्ष 2017-18 में बलात्कार के मामलों में अनुसंधान समय 274 दिन था, जो अब केवल 68 दिन रह गया है। पॉक्सो के मामलों में अनुसंधान का औसत समय वर्ष 2018 में 232 दिन था, जो अब 66 दिन रह गया है। राजस्थान में पुलिस द्वारा हर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है एवं सरकार पूरी तरह पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में एक्ट के करीब 51% मामले अदालत के माध्यम से सीआरपीसी 156(3) से दर्ज होते थे। अब यह महज 10% रह गया है। यह एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण नीति की सफलता है। यह चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग किया है एवं झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाईं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में वर्ष 2019 में महिला अपराधों की 45.28%, वर्ष 2020 में 44.77% एवं वर्ष 2021 में 45.26% एफआईआर जांच में झूठी निकली। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने अधिवक्ता बिपिन प्रताप राय भट्ट द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात एचसी ने कोर्ट के रोस्टर को चुनौती देने के लिए वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कहा कि याचिकाकर्ता 29 साल की प्रैक्टिस के साथ एक वकील है, फिर भी वह फाइल करना चाहता था इस तरह की याचिकाएं। बेंच ने न केवल याचिका खारिज कर दी बल्कि उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस तरह की हरकतों को जारी रखता है तो अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। फिर शुक्रवार को वरिष्ठ वकील असीम पंड्या गुजरात एचसी एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बेंच के सामने पेश हुए और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अदालत द्वारा लगाए गए खर्च को वहन नहीं कर पाएगा और अदालत से जुर्माने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने लागत पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया और न्यायमूर्ति शास्त्री ने टिप्पणी कर कहा कि न्यायाधीश 24 घंटे काम कर रहे हैं और यह मनोभ्रंश फैला रहा है कि ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं। उक्त जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि दाखिल करने के क्रम में मामलों की सुनवाई नहीं होने पर शीघ्र सुनवाई और त्वरित न्याय का अधिकार प्रभावित होता है।
इस तरह की प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल जनहित याचिका में उठाए गए विवाद को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर थे और उनके पास केवल मामलों के वितरण के संबंध में अधिकार था। पीठ के अनुसार ऐसी याचिकाओं पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए। भले ही याचिकाकर्ता ने कई बार अदालत से माफ़ी मांगने की कोशिश की हो, लेकिन अदालत ने लागत पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। बार एसोसिएशन केकड़ी के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने आज केकड़ी में पदस्थापित न्यायाधीश युवराज सिंह का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार उपाध्यक्ष राम अवतार मीना ने बताया कि बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा पिछले कई सालों से अपने साथी अधिवक्ता व मुंशीगणों का जन्मदिन मनाने जाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज अधिवक्ता साथियों ने बताया कि न्यायाधीश युवराज सिंह का जन्मदिन है। इस पर अधिवक्ता साथियों ने बधाई व शुभकामनाएं देना प्रारंभ किया। वहीं बार के ग्रुप में भी शुभकामनाएं देने का दौर प्रारंभ हुआ और फिर देखते ही देखते मध्याह्न समय में अधिवक्तागण केक व मालाएं लेकर जज साहब के चेंबर में उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, शैलेंद्र सिंह राठौर, हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, पवन सिंह भाटी, शिव प्रसाद पाराशर, फरीद मोहम्मद, लियाकत हुसैन आदि मौजूद रहे, जिन्होंने युवराज सिंह का माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। इस अवसर पर न्यायाधीश कविता राणावत व न्यायाधीश मर्यादा शर्मा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने भी सिंह को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए केक खिलाया। वहीं जन्मदिन की जानकारी होने पर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, पुलिस उप अधीक्षक कीर सिंह व तहसीलदार राहुल पारीक, लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट अशफाक हुसैन आदि ने भी बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर न्यायाधीश युवराज सिंह ने सभी अधिवक्ताओं सहित अधिकारियों को धन्यवाद दिया। मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मेलों के माध्यम से हम एक दूसरों से मिलकर अपनी खुशियों को बांटते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उक्त विचार ग्राम पंचायत पडागा के भामाशाह सुनील कुमार कावड़िया ने ग्राम पंचायत नया गांव के निचला चौरसिया में स्थित तेजाजी महाराज के विशाल मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कावड़िया ग्रामीणों के निमंत्रण पर निचला चौरसिया में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों ने बड़े ही धूमधाम से भामाशाह सुनील कावड़िया का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह कावड़िया ने तेजाजी मंदिर निर्माण हेतु 51,000 रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर भामाशाह कावड़िया का स्वागत अभिनंदन करते समय सावर सिंह रावत, मिठू सिंह रावत, नूरा जी भोपा, मदन फौजी, गणपत महाराज, मदन महाराज, ताराचंद, सोहन, राजू, करण, अल्लादीन, सिकंदर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं कावड़िया ने इस मौके पर मौजूद ग्रामवासियों को यह भी कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताएं, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। चाहे वो आंखों के ऑपरेशन के लिए हो या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जो कराने में असमर्थ हूं, मैं ऐसे सेवा कार्यों के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली नालसा के निर्देश पर राजस्थान के प्रत्येक जिलों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर रालसा के निर्देशन में फौजदारी प्रकरण में आरोपियों और पक्षकारों की प्रभावपूर्ण पैरवी के लिए एक फुल टाइम लीगल एंड डिफेंस कार्यालय खोला जा रहा है, जिसमें एक चीटी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और एक असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का पद निर्धारित किया गया है, जिसके आवेदन प्रत्येक जिला स्तर पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके फॉर्म निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर को समय 5 PM तक है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फौजदारी प्रकरणों में आरोपियों पक्षकारों की प्रभावपूर्ण पैरवी के लिए एक फुल टाइम लीगल एड डिफेंस कार्यालय खुलेगा। इसके लिए एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा एक असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पात्रता है आपराधिक कानून से संबंधित कम से कम 10 का अनुभव, उत्कृष्ट लिखित व मौखिक संचार कौशल, बचाव पक्ष के वकील के नैतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझना, आपराधिक कानून की समझ, कम से कम 30 फौजदारी प्रकरणों में सेशन न्यायालय में पैरवी का अनुभव, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी,
नेतृत्व की क्षमता तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद हेतु पात्रता, फौजदारी कानून की कम से कम 3 साल तक कार्य करने का अनुभव, अच्छा मौखिक व लिखित संचार कौशल, डिफेंस काउंसिल के रूप में कार्य करने हेतु सटीक जानकारी, लेखन व खोज कौशल, IT की जानकारी व कार्य क्षमता का श्रेष्ठ होना है। आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर को समय 5 PM तक है। प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में मूल आपराधिक प्रकरणों, अपीलों एवं अन्य कार्यवाही में अभियुक्त की बेहतर पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन में फुल टाइम लीगल एड डिफेंस कार्यालय खोला जाएगा। आरोपियों की तरफ से बेहतर पैरवी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस क्रम में सचिव श्रीमती सूद द्वारा शनिवार 3 सितंबर 2022 को पैनल अधिवक्तागण के साथ ADR भवन में मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान श्रीमती सूद द्वारा अधिवक्तागण को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के संबंध में तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022 के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जागरूक किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की साथी अधिवक्ता गिरजेश चतुर्वेदी, जो कि दी बार एसोसिएशन जयपुर में पुस्तकालय सचिव है, का जन्मदिन अधिवक्ता साथियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता शशि शेखर गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में अधिवक्ता हेमंत शर्मा, विष्णु शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, विकास कुमार मीना, मदन लाल शर्मा, मदन व्यास, भिनवा राम शर्मा, लखपत बी मेहता, धर्मेंद्र यादव, सियाराम शर्मा, अरविंद जानगिर, अजय शर्मा, विजय शर्मा, बरखा शर्मा, श्याम शर्मा आदि मौजूद रहे, जिन्होंने पुस्तकालय सचिव चतुर्वेदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए आयोजन के दौरान केक खिलाकर जन्मदिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। मसूदा विधायक राकेश पारीक ने कहा कि मेले हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, इसमें लोक कला का समावेश है, मेलों से आपस में भाईचारा बढ़ता है। पारीक शनिवार को देवनारायण मेले में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मेले में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। दुकानों पर महिलाओं ने मनिहारी सामानों की खरीदारी की, वहीं बड़े बुजुर्ग महिलाएं सहित बच्चों ने चाट, पकौड़ी व अन्य व्यंजनों के चटकारे लगाए। मेला कमेटी के सदस्य कैलाश गुर्जर ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में 14 गांव की टीमों ने भाग लिया। मसूदा विधायक पारीक मुख्य अतिथि के रूप में रामपाली सरपंच सांवर लाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य राकेश शर्मा, चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट, समाजसेवी रंजीत सिंह रहलानी आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में कबड्डी प्रतियोगिता में फीता काटकर कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच नागोला व पिपलिया के बीच खेला गया, जिसमें नागोला विजय रही तथा फाइनल मुकाबला बिलिया व भीलवाड़ा के बीच हुआ। इसमें भीलवाड़ा ने प्रथम स्थान तथा बिलिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मेला कमेटी की ओर से विजेता और उपविजेता को पारितोषिक के रूप में 11,000 प्रथम आने वाली टीम को तथा 5,100 रुपये द्वितीय आने वाली टीम को दिए। इस मौके पर गजेंद्र सिंह राठौड़, सूरत राम गुर्जर, सांवर लाल गुर्जर, सुनील पालीवाल, धनराज साहू, पप्पू शर्मा, वैभव रायका, महावीर भोपा, रामकरण भोपा, कजोड़ मेवाड़ा, सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर, रतन मेवाड़ा, सत्तू दूंगा, भंवरलाल दूंगा, नारायण जाट, नागोला पूर्व सरपंच रंगलाल जाट, नाथूलाल भोपा, जीवराज गुर्जर, अंकित मेवाड़ा, गिरधर सिंह राठौड़, भागीरथ सिंह राठौड़, किशन सिंह राठौड़, प्रहलाद साहू, प्रहलाद गुर्जर बिलिया, शैतान गुर्जर एकल सिंगा, बजरंग लाल टेला आदि मौजूद थे।